Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and you know that we are dealing with laws of motion. तो आज हमने छोटा सा टॉपिक बनाया है जो बेसिक फोर्सेस है नेचर में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वो बेसिक फोर्सेस जिनके बारे में आप जानते हैं। So let us start. What are the four basic forces? जो है चार है basic forces नेचर में। The four basic forces in nature are gravitational force, electromagnetic force, ये जो है जो माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस बोलते हैं इनको, माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। सॉरी माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे गलत हो गया, ये मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, दे आर मैक्रोस। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है आपको, ये आई नहीं है यहाँ पे, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं नीचे लिखूंगा इसको, और यहाँ पे जो ये आया है यहाँ पे आप आई लिखना, ठीक है। So there are four basic forces in nature. They are number one gravitational force, number two electromagnetic force, number three nuclear force, and number four weak force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है एक्चुअली ये दो है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो इन दोनों को मिलाया है, उनको एक ही फोर्स बनाया है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So let us begin with this gravitational force. What is gravitational force? The force of attraction between any two bodies, bigger or smaller, of the universe by which of their masses is called gravitational force. जो यूनिवर्स में जो भी बॉडी होगी जिसका मास होगा, सिर्फ ये होना चाहिए कि बॉडी के पास मास है, तो उन बॉडीज के बीच में एक फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये तो वो बॉडीज है जो हमें दिखाई देती हैं। देयर इज आल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, ठीक है, बिकॉज दे आल्सो हैव मासेस। इलेक्ट्रॉन का भी मास है और प्रोटॉन का भी मास है। एक और पार्टिकल है जिसकी लाइट बनी हुई है, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं। क्योंकि फोटॉन मासलेस पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास 0 है, सो देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू फोटॉन्स। फोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? उन चीजों के बीच में होता है जिनका मास होता है, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों हो। जिस तरह मैंने बोला, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास है 10⁻34 kg, यानी 1 kg को आपको 10⁻34 से डिवाइड करना है, तो फिर आप खुद देख सकते हो कि उसका मास कितना निकलेगा। मास तो है लेकिन बहुत कम है, लेकिन है, जितना भी कम होगा लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि इसका मास है। तो जब मास होगा दो बॉडीज के बीच में, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग ऑन द रोड, और बिटवीन टू स्टूडेंट्स हु आर इन द क्लासरूम, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो अब डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज वेदर दे आर बिगर और स्मॉलर, बड़ी हो या छोटी हो, ऑफ द यूनिवर्स बाय व्हिच ऑफ देयर मास, सिर्फ उनके पास मास होना चाहिए, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ मैटर। सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस की शक्ल में भी हो सकता है मास, ठीक है। इट इज गिवन बाय एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर। ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो आप पढ़ोगे जब हम लॉज ये ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसमें हम ये ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So M1 and M2 are the masses of the two bodies. R is the distance between them and G is gravitational constant. तो इस फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं दो बॉडीज के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिर्फ हमें मास, मतलब यहाँ पे M1 है, अगर M1 1 kg होगा, M2 जो है ये भी 1 kg होगा, ठीक है, M2 भी 1 kg होगा, और R जो है यहाँ पे 1 kg का ये मास मैंने रखा है। यहाँ पे एक और बॉडी है, उसका भी मास 1 kg है,
उनके बीच में जो डिस्टेंस है मैंने, ये भी 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है, यानी मास दोनों बॉडीज का m1 भी 1 kg है, m2 भी 1 kg है, और डिस्टेंस इन दो मास के बीच में 1 मीटर है। तो एफ जी निकलेगा जी के बराबर फिर, क्योंकि ये सब वो जब 1 होंगे, m1 ये 1 × 1/1 तो सब 1 बन जाएगा, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स में जी के बराबर निकलेगा। अब जी का वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका मतलब हो गया दो बॉडीज जिनका मास 1 किलोग्राम है, दोनों का, उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, यानी बहुत कम होगा, बहुत वीक होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बोला अभी, तो टू पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। द टू स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लासरूम अट्रैक्ट ईच अदर। अब सवाल पैदा होता है, तो फिर अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, हमें क्यों नहीं, हम एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं जाते? लेकिन वहां से एक स्टूडेंट और अर्थ, जिस ग्राउंड में वो बैठा है, उसके बीच में भी, या क्लास में बैठा है, वहाँ अर्थ और स्टूडेंट के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, इसलिए दो स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ नहीं आते हैं। वो अर्थ के साथ भी वहां से एक और ग्रेविटेशन फोर्स होता है, वो ज्यादा होता है। ग्रेविटेशन फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सबसे कमजोर फोर्सेस है, मैग्नेटिक फोर्स से भी, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी, न्यूक्लियर फोर्स से भी, सारे फोर्सेस से ये कम है। ग्रेविटेशन फोर्सेस ऑपरेट ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। ये बहुत दूर, जिस तरह आप देखेंगे सन इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, बट देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अगर सन को बहुत नजदीक, जमीन के नजदीक में लाएंगे, तब भी ये उनके बीच में फोर्स होगा। सो ये दे ऑपरेट ओवर लार्ज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कितने भी लंबी हो, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज। तो ये याद रखना, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, चाहे डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, लार्ज डिस्टेंस पे अगर होगा, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ग्रेविटेशन फोर्सेस और भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर का लॉ का मतलब है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये सॉरी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज के बीच में वो कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे इतनी दूर बॉडी थी, अगर बॉडी से अगर हम इनको अब थोड़ा और दूर करेंगे, ठीक है, अब 1 मीटर के बजाय 4 मीटर डिस्टेंस रखेंगे, तो यहाँ पे इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर भी है यहाँ पे, आर को स्क्वायर भी है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपको, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। अब ये इनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, दैट मींस दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। देखिए यहाँ पे इस बॉडी का सेंटर जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेंटर है बॉडी का, ठीक है। तो इन सेंटर्स को जो लाइन मिलाएगी वो ये है, ठीक है, ये लाइन इन सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यही से जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ये यहाँ से एक्ट करेगा, ये यहाँ से नहीं करेगा एक्ट। आप बोलोगे यहाँ से आएगा, यहाँ से एक्ट करेगा, या यहाँ से खींचेगा, नहीं। इट एक्ट्स along the line joining the two centers। तो ये लाइन, इस लाइन से जो लाइन सेंटर, दो सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, उधर से ये एक्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है, क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, वो किस किन फोर्स को बोलते हैं? इफ द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मसलन जब हम, अगर हम मकान बना रहे हैं, हमें स्लैब पे जो ब्रिक्स है उनको लेना है, ब्रिक्स को स्लैब के ऊपर लेना है, हम दूसरी स्टोरी बना रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे
कि हम उन ब्रिक्स को वहां तक ले जाए। जो हमारे मकान के अंदर एक सीढ़ी होती है, हम पहले ब्रिक्स को अपने जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें ले जाएंगे, फिर उसके सीढ़ी के ऊपर से चढ़ेंगे और स्लैब पर पहुंचाएंगे। अब दूसरा तरीका, हम बाहर से एक इनक्लाइन प्लेन लगाते हैं, फिर बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, बाल्टी में ब्रिक्स डालते हैं, रस्सी को ऊपर खींचते हैं, तो वहां से भी ब्रिक्स ले सकते हैं। तो या हम सीधे ऊपर इंक्लाइन प्लेन भी नहीं लगाएंगे, सीधे रस्सी वो बाल्टी को रस्सी बांधेंगे और बाल्टी को नीचे फेंकेंगे, तो नीचे उसमें ब्रिक्स डालेंगे, फिर ऊपर खींचेंगे, तो रस्सी स्लैब पर पहुंच जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा काम कहाँ पे ज्यादा हुआ, किस बंदे ने ज्यादा काम किया, उसने जिसने बाल्टी में ब्रिक्स भर दी, फिर ग्राउंड फ्लोर में चला गया, फिर सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चला गया, या फिर जिसने इनक्लाइन प्लान प्लान बनाया, बाहर एक लंबी सी लकड़ी का मतलब वो प्लैंक डाला, उसके ऊपर से ब्रिक्स को ऊपर लिया, या फिर जिसने सीधे बाल्टी को रस्सी बांध और ऊपर लिया, किसने काम ज्यादा किया। अगर हम देखेंगे काम, फिजिक्स में सब ने काम बराबर किया, ठीक है, क्योंकि सब ने काम अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किया। ये मैं कभी बताऊंगा आपको क्लास में। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होगा, चाहे जिसने पहले जो ग्राउंड फ्लोर में गया, फिर स्टेयर्स यानी सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चला गया, उसने लंबा रास्ता तय किया, उसका पाथ लंबा था, ठीक है, उसका पाथ लंबा था, तो हमें लग रहा था कि उसी ने ज्यादा काम किया, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हम आपको दिखा भी सकते हैं जब हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन, उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब ये याद रखना कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी का पाथ लंबा हो, ठीक है, किसी का पाथ छोटा हो, काम सेम होगा। वही मैंने बोला, ग्रेविटेशन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव forces because the work done against the gravitational force is independent of the path, ये path पे डिपेंड नहीं करता है। अब वो फील्ड, जो फील्ड पार्टिकल है ग्रेविटेशन फोर्स की, ग्रेविटेशन फोर्स में दो बॉडी जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक पार्टिकल, ठीक है, उस पार्टिकल का नाम है ग्रेविटॉन। वो एक दूसरे को वो ग्रेविटॉन देते हैं, उसी की वजह से वो जो है फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मतलब बॉडी ये यहाँ पे है, ये बॉडी, ये वाली बॉडी जो ऊपर मैंने बनाई, ये इसको अपना फील्ड पार्टिकल देगा ग्रेविटॉन, ये कि इसको ये ग्रेविटॉन देगा, ये एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन कंटिन्यूस रहेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नाउ लेट मी टेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने अभी आपको बताया, एक्चुअली ये दो फोर्स का नाम है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब हमें पता है जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में चलते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होती है, और जब मैग्नेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर सकते हैं, जिस तरह हम हाइडल प्रोजेक्ट या जनरेटर में करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उन्होंने इसको अब बोला कि ये हम एक ही फोर्स बनाएंगे, उसका नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पैदा होती है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एक ही नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। So it is force of, it can be force of attraction or repulsion. ये charges repel भी करते हैं if they are like, and they attract if they are unlike. तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट बिटवीन टू मासेस, जिनका भी मास होगा उनका, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा, और अब जिन बॉडीज का चार्ज होगा उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इट इज गिवन बाय एफ ई इज इक्वल की, या 12th में पढ़ोगे इंशाल्लाह, के Q1 Q2 by R स्क्वायर। The force of attraction or repulsion between two magnetic poles is called magnetic force. Is called magnetic force. ठीक है? And the magnetic force is given by Fm is equal to K M1 M2 by R square, where M1 and M2 are strength of the two poles. अब यहाँ पे देखिए मैं बनाऊंगा थोड़ा बहुत, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है। अब इसके जो इसके भी दो पोल्स होंगे, इसमें इसकी स्ट्रेंथ मैंने रखी है M1।
तो इसका यहाँ पर भी होगा M1 ही, ठीक है। मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब इसका स्ट्रेंथ मैंने रखा है M2। ये भी मैग्नेट है बार में, लेकिन थोड़ा मजबूत स्ट्रांग है। अब इसका रखेंगे हम यहाँ पे नॉर्थ पोल, और इसका मैंने रखा है मैग्नेट स्ट्रेंथ M2। इसका मतलब होगा M2 ज्यादा मजबूत होगा M1 से, या M1 ज्यादा मजबूत होगा M2 से। तो यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पर भी इसका M2 ही होगा स्ट्रेंथ। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी, ठीक है। अब इनके बीच में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर साउथ पोल की साइड में हो तो फिर अट्रैक्ट करते, ठीक है। तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा, ये आर है यहाँ पे, ये याद रखना। ये जो यहाँ पे आर है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, वो ये आर है। तो M1 M2 क्या है, इनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो फार्मूला बन जाते हैं एफ एम इज इक्वल टू। अब जो ये फार्मूला थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये एक चार्ज है। चार्ज जब आप देखोगे, ये एक चार्ज है Q1। अब यहाँ पे दूसरी चार्ज है Q2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपने चार्ज देखे, आप बोलोगे नहीं, सब बच्चे बोलते हमने नहीं देखे, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये दो चार्जेस है, ये दूसरी, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह मैग्नेट दो, अगर नॉर्थ पोल दोनों होंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ पोल दोनों होंगे एक साइड में तो रिपेल करेंगे। लेकिन एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा चार्ज कैसे आप बोलोगे, किसको दिखाए। हम बोलते चार्ज, बोलते चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता है, नहीं। जो काम आपके हाथ में होता है, ठीक है, व्हाट इज दैट काम, दैट इज अ मैटर, दैट इज अ मटेरियल बॉडी। वो मैटर की बना हुआ है काम, ठीक है। तो वो उसको हम मटेरियल बॉडी भी बोल सकते हैं, या वो मैसिव बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको मास भी होता है। तो जब वो आपके हाथ में है, उस वक्त में आप उसको सिर्फ क्या बोलोगे, मटेरियल बॉडी, क्योंकि उसमें मैटर है, सॉलिड मैटर है। जिस चीज में मैटर होता है, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उसको बोलते हैं मटेरियल बॉडी। एयर भी मटेरियल बॉडी है। लिक्विड जो आप पानी पीते हो, वाटर, वो भी मटेरियल बॉडी, क्योंकि उसमें भी मैटर है, ठीक है। अब काम जो है आपके हाथ में, उसमें सॉलिड मैटर है, तो वो भी मटेरियल बॉडी। अब आपने रब किया उसको अपने हेयर के साथ, ठीक है। उसके बाद जब आपने रब नहीं किया था, जब आपने उसको कागज के टुकड़े के पास लिया था जमीन पर, तो उसको कुछ नहीं करता था, कुछ ना अटैक करता था ना रिपेयर करता था। अब उसी काम को आपने रब किया, ठीक है। अब उसके पास ले जाते हो, किसके पास, कागज के टुकड़े पर, उसको अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि आपका जो काम है वो अब बन गया चार्जड बॉडी। मटेरियल बॉडी तो मैटर उधर है, उसमें मैटर कहीं नहीं गया, उसका मास कहीं नहीं गया, मास तो उसी में, मटेरियल बॉडी तो वो है ही। लेकिन इन एडिशन टू दैट इट हैज बिकम ए चार्ज बॉडी नाउ। अब उसको आप दो नाम बोल सकते हो, ये क्या बोल सकते हो, इट इज अ मटेरियल बॉडी एज वेल एज अ चार्ज बॉडी। जब रब नहीं किया था हेयर के साथ, तब तक ये सिर्फ मटेरियल बॉडी था, क्योंकि मैटर का बना हुआ था। जब रब किया, फिर आप हाथ में देखो मैटर तो उसी में है, तो मटेरियल बॉडी अभी भी है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये अब क्या बन गया, चार्ज बॉडी। और चार्ज बॉडी का हम निक नेम रखते हैं, छोटा सा नाम रखते हैं, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज बॉडी, या बोलोगे इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। प्रोटॉन इज अ चार्ज बॉडी। क्यों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन का भी मास है जिस तरह काम का भी मास था। अब इलेक्ट्रॉन को मास जब है तो वो मटेरियल बॉडी है, अब उसको चार्ज भी है तो अब चार्ज बॉडी भी है। तो इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल बॉडी एज वेल एज अ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज बोलते हो। अब आप काम को भी बोल सकते हो, ये मटेरियल बॉडी भी है, चार्ज बॉडी भी, आफ्टर रबिंग, ठीक है। तो उसको आप चार्ज भी बोल सकते हो। अब ये काम आपने हाथ में लिया, दूसरा काम भी आपने हाथ में लिया, दोनों को आपने रब किया तो दोनों चार्ज बन गए, ठीक है। तो अब दोनों काम क्या करेंगे, क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दे विल डू। या तो उनको दोनों को पॉजिटिव चार्ज होगी, या दोनों को नेगेटिव चार्ज होगी। अगर दोनों को तो रिपेल करेगा, आप देखना, एक दूसरे के नजदीक लाना, उनको रब करने के बाद आप देखना वो रिपेल करेगी। तो वो आपके चार्ज, अब बोलेगा आपसे, आप कोई पूछेगा आपसे क्या आपने चार्ज देखे है, बोलना हाँ हमने देखे है, हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया चार्ज बाय। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब मुझे आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली देयर आर टू फोर्सेस, electric force and magnetic force. Electromagnetic forces are repulsive, they are always repulsive, this is the first property, they are attractive or repulsive, दोनों है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको।
Electromagnetic forces are 10 raised to power 37 times stronger than gravitational forces. अब फिर से मैं आपको बताऊंगा जो काम है, ठीक है, जिसको आपने अभी रब नहीं किया है, फिर दूसरी लड़की के पास भी काम है, उसने भी उसको रब नहीं किया है। अगर ये काम एक दूसरे के पास लाएंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास है, दोनों के पास मास है। ठीक है, जिस बॉडी के भी पास मास होगा उस उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, मान लीजिए उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1 न्यूटन है। कितना है? 1 न्यूटन। अब आपने इनको रब किया, काम को आपने अपने हेयर के साथ रब किया, आपका फ्रेंड जो दूसरा है उसने अपने हेयर के साथ रब किया। अब आपने दो काम को अपने पास लाया, उनके बीच में अब क्या फोर्स होगा? ग्रेविटेशन फोर्स तो होगा ही, वो अट्रैक्ट करेगा, वो 1 न्यूटन है। क्यों है ना? वो हमने कैलकुलेट किया पहले, वो 1 न्यूटन है। अब इसके अलावा उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? दैट विल बी 10 raised to power 36 न्यूटन। 10 raised to power 36 न्यूटन, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन फोर्स 1 न्यूटन रखा था उसके बीच में। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट विल बी 10 raised to power 36 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है वो, इसलिए वो रिपेल ही करेगी। वरना ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से दो काम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो कि अब अगर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई होगी एक काम पे, दूसरे काम पर भी पॉजिटिव चार्ज चढ़ गई होगी, इसलिए वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ये भी लार्ज डिस्टेंस पे क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, जो मैंने ऊपर बताया, बिकॉज दिए देखिए अगर यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो जो इस चार्ज का सेंटर होगा और यहाँ पे जो इस चार्ज का सेंटर होगा, ये इनके बीच में यहाँ पे ऑपरेट करें। मैं आपको सीधे से एग्जांपल बोलूंगा जो जो कंफ्यूज कर रही है। हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन की। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हमें पहले जो हाइड्रोजन दो है इनका सेंटर देखना, इनका सेंटर कहाँ है? देखिए यहाँ पे। अब ये सारा जो है इस साइड का, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, और ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो एंगल होता है यहाँ पे इनके बीच में, ये पता नहीं 105 ऐसा ही होता है, मुझे पता नहीं है, इतना ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है फोर्स कहाँ से लगेगा? अब इस चार्ज का सेंटर जो है वो यहाँ पे, पहले अभी जो दो है इनका सेंटर निकालना है, तो इनका सेंटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका सेंटर जो है वो यहाँ पे होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही जगह पे है, ये दो जगह पे थे, इसलिए यहाँ से फोर्स एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्ज। तो पहले हमने हाइड्रोजन का, इसी तरह से जब दो चार्ज का जो सेंटर है उसके बीच में से जो लाइन कनेक्ट करेगी उनको, उसी के अलोंग ये एक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, जो मैंने अभी बोल दिया। ठीक है, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, सॉरी यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स फिर से आ गया, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे लिखना क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ई एम फोर्स। ठीक है, is independent of the path. The field particle of electromagnetic force is photon. जो इलेक्ट्रो चार्ज दो है ये एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज करते हैं? फोटोन एक्सचेंज करते हैं। एक चार्ज दूसरे को, चार्ज को फोटोन देता है, वो उसको वापस फोटोन देता है। ठीक है, विच कैरीज नो, उसका जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो होता है। एंड फोटोन कैरीज नो चार्ज, फोटोन की कोई चार्ज भी नहीं होते। ठीक है, वही फोटोन जो है पार्टिकल है, वही वो एक्सचेंज करते हैं, जिस तरह वो ग्रेविटन करते हैं एक्सचेंज ग्रेविटेशन फोर्स में, यहाँ पे फोटोन एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? फिर से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे हम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू न्यूक्लियंस। अब देखिए, फादर और मदर का एक ही नाम हम बोलते हैं पेरेंट। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
का एक ही नाम बोलते हैं न्यूक्लियन। अगर मैं आपको बोलूंगा कल घर से एक न्यूक्लियन लाना, तो कोई प्रोटॉन लाएगा, कोई न्यूट्रॉन लाएगा, ठीक है। तो दोनों का नाम है न्यूक्लियन। तो जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूक्लियन, न्यूक्लियन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियन। तो उन प्रोटॉन्स के बीच में आपने दो का पता, आपको पता होगा वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। उनके बीच में जो फोर्स होता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ऑलवेज अट्रैक्ट between any two nucleons is called the nuclear force. Nuclear force exists between proton and proton के बीच में भी होता है, it is between neutron and neutron and it is between proton and neutron, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस अप टू न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। जब तक वो न्यूक्लियस में है तब तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वरना, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन है, मैं अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर भी प्रोटॉन है। कोई भी एटम आप ले लीजिए, मगर आप ऑक्सीजन लेंगे उसमें 8 प्रोटॉन होंगे इसमें न्यूक्लियस में, ठीक है। कार्बन लोगे तो 6 प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में। तो मैंने कोई एटम लिया जिसके 2 प्रोटॉन है। अब ये 2 प्रोटॉन क्या करेंगे, इस प्रोटॉन का भी मास है, इस प्रोटॉन का भी मास है, ठीक है। तो मासेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अब इसकी भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब ज्यादा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का है, वो 38 टाइम्स है, ज्यादा है उससे, किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। तो जब ये प्रोटॉन इसको धक्का मारेगा तो इस साइड में जाएगा, बाहर फेंक देगा, और जब वो इसको वापस धक्का मारेगा तो ये इस साइड में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस तो ब्रेक होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, वहां पे एक और फोर्स होता है, तीसरा फोर्स, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। वो हमेशा अट्रैक्ट होता है, एंड दैट इज 10⁻² टाइम्स, वो 10⁻², 10⁻² टाइम्स ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दे आर 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फोर्स एंड 10⁻², 10⁻² greater than the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस, अभी मैंने बोला यहाँ तक तो ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर थोड़ा ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है 10⁻⁻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 ⁻मीटर है। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे बिल्कुल जीरो बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस तक ही एक्ट करता है, उसके बाद वो एक्ट नहीं करता, उसके बाद वही आएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रिपेल करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव आफ्टर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर डिस्टेंस दे बिकम रिपल्सिव, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही है, ग्रेविटेशनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैंने आपको देखा कि यहाँ पे अब इस न्यूक्लियस के अंदर 3 फोर्सेस है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। एक है ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन्स का मास है। दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि दोनों की चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा आ गया न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ओबे नहीं कर रहे, यानी हम बोलते आर ज्यादा हो जाएगा, एफ कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा, एफ ज्यादा हो जाएगा, हमने ये भी देखा है, ठीक है। आर हमने ज्यादा किया था ना यहाँ पे, ये देखिए, जब न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर 10⁻15 मीटर, अगर मैं इसको बहुत दूर लूंगा इन 2 प्रोटॉन्स को, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस ज्यादा हो गई थी, फोर्स तो कम होना चाहिए था, ठीक है। तो अब वहां पे रहता ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा नजदीक लाओगे फोर्स तो बढ़ना चाहिए। सो ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट डजंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, अभी नॉन सेंट्रल फोर्स, इट डजंट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस।
न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। सेवंथ है द फील्ड पार्टिकल। अब यहाँ पे कौन सा फील्ड पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गुलोआन। तो ग्रेविटॉन ग्रेविटेशन फोर्स में एक्सचेंज होता है, फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक्सचेंज होता है, और ग्लूऑन न्यूक्लियर फोर्स में एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये क्या है, चार्ज, चार्ज पे भी डिपेंडेंट नहीं करते। ठीक है, जितना फोर्स, अब हम देख, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। अब जो दो न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्स होगा वही दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में भी होगा। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज मास इंडिपेंडेंट। मास पे भी डिपेंड नहीं करता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तब उसके बीच में फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, नाइदर इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। चार्ज पे अगर ये डिपेंड करता फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं उनमें कम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स होगा उतना ही न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट। अब लास्ट वन जो है फोर्थ, दैट इज वीक फोर्स। द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स विथ शॉर्ट लाइफ टाइम और is called weak force. Weak force exists between leptons, mesons और between leptons and mesons। ठीक है, ये हायर कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में भी एक ही है, प्रॉपर्टी ऑफ वीक फोर्स। वीक फोर्स आर 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आर वीकर देन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इस वीक फोर्स के जो प्रॉपर्टीज है वो एक है, ये कि 10⁻25 टाइम्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन दे आर weaker than electromagnetic force and nuclear force. The other properties of weak force are still under investigation। अभी उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि और क्या प्रॉपर्टी निकल सकती है। तो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम फ्रिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।